उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आ गया, जिसके आधार पर ही टिकट मिलना और टिकट कटना तय होगा। और खास बात यह है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में उन सांसदों पर अब खतरा मंडराने लगा है जो या तो एक्टिव नहीं है या फिर महाजनसंपर्क अभियान में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाए। और ऐसे में उन सांसदों को बीजेपी 24 के रण में आराम देने वाली है और उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी में तकरीबन 30% सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खराब पाया गया। इंटरनल सर्वे में बीजेपी के 30 सांसद फेल साबित हो गए हैं। इसके अलावा त्रिस्तरीय सर्वे में बीजेपी के कई सांसदों की पोल भी खुल गई है। रिपोर्ट खराब आने पर सांसदों को दोबारा टिकट मिलना संभव नहीं है। तो ऐसे में जिस सीट पर टिकट कटेगा वहां सहयोगी दल को मौका मिल सकता है। साथ ही बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को भी टिकट दिया जा सकता है। यानी 24 में टिकट कटेगा तो सहयोगी दल और बीजेपी के विधायकों में बटेगा। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट इसी पर आधारित। उत्तर प्रदेश में टिकट के टाइट प्लान पर काम कर रही बीजेपी उन वर्तमान सांसदों को आराम देने वाली है जो पिछले 4 सालों से आराम मोड में हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम तो किया लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाए, जिन्होंने महासंपर्क अभियान में हिस्सा तो लिया लेकिन एक्टिव नहीं हो पाए। उन सांसदों को 24 के चुनौतीपूर्ण रण से दूर रखने की पूरी तैयारी हो गई है। मिशन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ऐसे जुटी है कि जमीनी तैयारियां पूरी दुरुस्त कर रही है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों का फीडबैक तैयार किया। महासंपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में गई और बूथ स्तर तक गई। लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी में पार्टी के मौजूदा सांसदों में से 20 से 30% तक प्रत्याशी बदल सकता है। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान और पार्टी की ओर से कराए जा रहे सर्वे में सांसदों की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। बीजेपी में टिकट पर तलवार, 20 से 30% सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खराब। बीजेपी में 30 सांसदों का कट सकता है टिकट। इंटरनल सर्वे में बीजेपी के 30 सांसद फेल साबित हो गए। त्रिस्तरीय सर्वे में बीजेपी के कई सांसदों की पोल खुल गयी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में मौजूदा सांसदों की डिटेल निकाली और सर्वे के जरिए अंदर तक की बात सामने आई, जिसके बाद एक सर्वे रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान तक पहुंची तो 30 सांसदों पर टिकट की तलवार लटक गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के 30 ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। यही नहीं, इन सांसदों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो काफी खराब मानी जा रही है। दूसरी तरफ जो ये 30 सांसद जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वहां पर जब जनता से बात की इस सर्वे करने वाली टीम ने, वहां पर जनता पीएम मोदी के कामकाज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कामकाज से खुश है, लेकिन जो मौजूदा सांसद हैं उनके कामकाज से खुश नहीं है। 80 सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी उन प्रत्याशियों को ही मौका देना चाहती है जिसकी पकड़ अपने क्षेत्र में हो, और इसकी बारीकी को जानने के लिए हर लोकसभा में दूसरे लोकसभा के कार्यकर्ता को लगाया गया है, जिन्हें प्रवासी कार्यकर्ता भी कहा जाता है। वो सांसदों की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा चुके हैं और इसी वजह से 20 से 30% बीजेपी सांसद को इस बार आराम करना पड़ सकता है और उनकी जगह उस चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है जो सहयोगी दलों से हैं, जिसमें अपना दल, निषाद पार्टी और एसपी के संभावित गठबंधन से प्रत्याशियों को मौका मिल सकता है, या फिर पार्टी के ही विधायक या फिर योगी सरकार में मंत्री हैं। काम के मूल्यांकन के आधार पर ही पार्टी आगे जो है निर्णय लेती है और हमारे यहाँ एक पारदर्शी व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्रदेश से लेके पार्लियामेंट्री बोर्ड तक टिकटों पर विचार करती है और कहीं न कहीं काम को आधार मानकर पार्टी विचार करती है और काम को भी प्राथमिकता देती है। मतलब जो 2019 में सांसद बन गए उनमें से कुछ ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि जनता के लिए कितने काम किए, संगठन स्तर पर कौन कौन से बेहतर काम किए, जनसंपर्क अभियान में उनकी क्या भागीदारी रही, या फिर जो वक्त अपने क्षेत्र में विकास के लिए मिला उस पर वो कितना खड़ा उतर पाए। और जब टिकट के इस इम्तिहान में वो फेल हो गए तो उनका 24 कटना भी तय है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग हो गई और हारी हुई 160 सीटों को लेकर इस मीटिंग के दौरान मंथन होगा।
सुबह 10 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी ने हारी हुई 160 सीटों की क्लस्टर भी बना कर दी है। केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस बैठक के बाद सभी की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली है। पूरे देश में 160 सीटों का आकलन किया गया है बीजेपी की ओर से सर्वे कराकर। जहां पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल नहीं की थी, इन सीटों को किस तरह से अपने पाले में लाया जाए, इसकी रणनीति बनाई गई है और कल की मीटिंग के बाद सभी की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और इधर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच 24 में सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और इस बीच आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई। और इन्हीं अटकलों के बीच इस बार बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम ने एक बयान जारी किया और उनके बयान के बाद ये चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। दुष्यंत गौतम ने जयंत चौधरी को लेकर कहा और ये दावा किया कि जल्द ही वो एनडीए में आ सकते हैं, बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जयंत चौधरी की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है जो बीजेपी से मिलती है, लेकिन जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने सम्मान नहीं दिया और ऐसे में जयंत के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। हालांकि दुष्यंत गौतम के इस बयान के बाद अब जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर कैसे बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन की खिचड़ी पक रही है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पश्चिमी यूपी के चौधरी उस पार्टी से मुंह फेरने वाले हैं जिसके साथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दो हाथ कर रहे थे, लेकिन 24 के रण में दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त की शक्ल ले रहा है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि इस बार जयंत चौधरी उनके खेमे से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा परिवार है और वो परिवार एक ही नीति पे, नियम पे आधारित है, राष्ट्रवाद, कि राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण भाव से कोई भी काम करना चाहे आ सके। लेकिन जयंत चौधरी को जिस प्रकार से इनका साथ में था, मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया वो जयंत चौधरी। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने ये दावा उस समय किया है जब सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में तकरार की स्थिति है, जब पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ज्यादा सीटों का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जयंत की डिमांड पूरी करने की स्थिति में नहीं है और यही वजह है कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक और सोनेलाल पटेल की जयंती से जयंत ने दूरी बनाई। तो कयास लगाए जाने लगे कि जयंत अब कमल के साथ कमाल करने के मूड में हैं। जयंत जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो नेतृत्व करते हैं तो वो अपने को जाट कम्युनिटी के साथ में जोड़ते हैं। जाट कम्युनिटी देश भर की राष्ट्रवादी कम्युनिटी है। इतिहास गवाह है कि सर्वाधिक लड़ाइयों में जिस प्रकार से जो बाहरी लोग आए उनसे लड़ने में आगे रहे हैं। तो आज जब देश को जरूरत है तो जाट हमेशा देश के साथ खड़ा होगा और जब स्वाभाविक रूप से आज वह मोदी जी के साथ में खड़ा है तो अपने आप मान के चलो कि वो उनको आना ही पड़ेगा, वो नहीं आएंगे तो आप समाज टूटेगा। दरअसल हाल ही में जयंत चौधरी का वो ट्वीट भी खूब चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने बिरयानी, पुलाव और खीर का जिक्र किया है। कयास ये है कि इस ट्वीट के जरिए जयंत ने विपक्षी एकता और अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया है। दरअसल जयंत ने ट्वीट कर कहा था कि चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ, जिसके बाद ये घमासान तेज हो गया और बीजेपी ने अपना दरवाजा भी खोल दिया कि ममता बनर्जी के यहाँ बैठक हुई, वहां भी दिखाई नहीं दिए, दाएं बाएं कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल के विपक्ष के लोग करते हैं, यूज थ्रो वाला काम करते हैं, उसका हो सकता है वो शिकार होंगे, लेकिन हमारा हरेक के लिए दरवाजा खुला हुआ है, बशर्ते कि उसमें राष्ट्रीय भावना हो, देश को आगे बढ़ाने की भावना हो। हालांकि जयंत एनडीए में शामिल होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। निकाय चुनाव में अखिलेश जयंत एकजुट नहीं दिखे, विपक्षी एकता की बैठक में जयंत नहीं गए, अपना दल कैमराबादी के कार्यक्रम से दूरी बनाई। पार्टी की रद्द मान्यता दिलाने के लिए जीत जरूरी, लोकसभा की 5, विधानसभा की 14 सीटें जीतना जरूरी है और यही मानी जा रही है कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा सकते हैं या जाना मजबूरी बन सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़कर जीतना
इस वक्त आसान नहीं लग रहा। तो ऐसे में जयंत चौधरी का अगला फैसला क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए संदीप पांडे की रिपोर्ट। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे पार्टी को लोकसभा चुनाव में वो मजबूती दिला सके, और इसके लिए उन्होंने रास्ता एनडीए का चुना है, जिसके लिए आज उनकी ब्रजेश पाठक से मुलाकात भी हुई। और इस बैठक के बाद ही राजभर ने गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। हालांकि किसके साथ गठबंधन करेंगे, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक से राजभर की मुलाकात गठबंधन को लेकर ही हुई है, और राजभर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि खबर यह भी है कि ओपी राजभर बीजेपी से 2 से 3 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक ही सीट उनको ऑफर कर रही है। और ऐसे में राजभर की अगली चाल क्या होगी, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ब्रजेश पाठक और राजभर की सियासी दोस्ती अब गठबंधन की शक्ल लेने वाली है, क्योंकि एक बार फिर मुलाकात और 24 पर बात, लिहाजा ये खास है जिस पर अब तक सस्पेंस बना है, जिससे जल्द ही पर्दा उठने वाला है। जहां तक बार बार सवाल हो रहा है कि गठबंधन, ये गठबंधन तो होगा, ये क्लियर है। जब 29 दलों को मिलाकर के दिल्ली में भाजपा की सरकार है, यूपी में 3 दलों की है, अकेले किसी दल की हैसियत नहीं है देश में सरकार बनाने की, चाहे खुद भाजपा क्यों न हो। तो हम कौन तोप हैं, हम भी गठबंधन करेंगे। उसकी एक डेट हमने तय की है 7 अक्टूबर, गांधी मैदान पटना में एक वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे, उसी दिन ऐलान करेंगे। राजभर गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन किसके साथ, इस पर भी कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि ये जरूर साफ है कि पूर्वांचल में खुद को मजबूत बताने वाली एसबीएसपी उन सीटों की डिमांड कर रही है जिस पर खुद राजभर और बेटे अरुण को प्रत्याशी बनाया जा सके, और इसी को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो रही है। और इसी क्रम में आज ब्रजेश पाठक से राजभर की मीटिंग हुई। राजभर जी ने मुलाकात की आपसे, कुछ विधायकों के साथ में क्या चर्चा? दरअसल समाज में हम लोग रहते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था यही है कि एक दूसरे से मिल बैठ करके प्रदेश के विकास के लिए बात करते रहते हैं, और इस सिलसिले में हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं। देखिए, जो मुलाकात हुई है, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, 6 गो विधायक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो समस्या को लेके मिलते हैं। भाई मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिलेंगे, जल मंत्री से नहीं मिलेंगे, परिवहन मंत्री से नहीं मिलेंगे, या सरकार से या सरकार में जो लोग हैं, मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री, उनसे नहीं मिलेंगे तो समस्या का समाधान किससे कराएंगे? राजनीति में पत्ते इतने जल्दी नहीं खुलते, और ऐसे ही कुछ बीजेपी और एसबीएसपी में गठबंधन की स्थिति है, क्योंकि ये तो तय है कि राजभर गठबंधन करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ इस पर फिलहाल समा बांधा जा रहा है। दरअसल अंदर खाने की खबर है कि बीजेपी के साथ सूबा सपा के गठबंधन की बात फाइनल हो चुकी है। हालांकि सीटों को लेकर अभी तक कोई क्लियर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि एसबीएसपी लोकसभा चुनाव के लिए 2 से 3 सीटें मांग रही है, जबकि बीजेपी की ओर से घोषित सीट राजभर को ऑफर किए जाने की चर्चा है। और जल्द ही ऐसे में गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। यानी बीजेपी और एसबीएसपी में बात करीब करीब बन चुकी है, सिर्फ सीटों के बंटवारों पर पेच फंसा है, जिसे सुलझाने के लिए मीटिंग और मंथन का दौर चल रहा है। क्योंकि पूर्वांचल साधने के लिए बीजेपी अब उन दलों से हाथ मिलाने की तैयारी में है जिसके वोटर उन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में है, जहां खास वोट बैंक पर छोटे दलों की पकड़ है। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी अब एसबीएसपी में गठबंधन तय हो चुकी है। लखनऊ से संकेत मिश्रा के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 2 पावर प्लांट लगाने का फैसला लिया गया। सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाए जाएंगे, और इसमें सरकार और एनटीपीसी की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। पहला यूनिट 50 महीने और दूसरा यूनिट 56 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पावर प्लांट लगाने में 17,985 करोड़ की लागत है, और प्लांट लगने के बाद 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ती हो जाएगी। ओबरा में
800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने की आज मंजूरी हमको मिली है। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। मतलब इस तरह का प्लांट जो है अभी तक अपने राज्य में बना नहीं है। आपने सुपर क्रिटिकल सुना होगा, लेकिन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल शब्द ये पहली बार उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में आ रहा है। और उसके फायदे ये होंगे कि ये जो प्लांट होते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, पीएलएस ज्यादा होता है, कोयले का कंजम्पशन इनमें कम होता है और इसके चलते स्वाभाविक रूप से कॉस्ट ऑफ पावर जो है, जो आदमी उपभोक्ता को जो बिजली की कीमत देनी पड़ती है वो कम पड़ती है। तो इस प्रकार ये 800 मेगावाट के 2 प्लांटों की यूनिट ओबरा डी के नाम से हम लोग उसको नाम दिए हैं। ओबरा डी करके ये स्थापित होगी। वहां हमारे पास लगभग 500 एकड़ हमारी कॉलोनी में जमीन है, उसी जमीन पर ये प्लांट बनेगा। और अब बात एसडीएम ज्योति मौर्य की, जिनकी कहानी में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है और इस बार कहानी के उस किरदार पर शिकंजा कसने की तैयारी है जिसकी वजह से पति पत्नी में झगड़े की बात सामने आई है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ज्योति मौर्य और आलोक की पूरी कहानी आपको बता देते हैं। 2009 में आलोक मौर्य को सफाई कर्मी की नौकरी मिली, जिसके बाद 2010 में आलोक ने ज्योति मौर्य से शादी की। 2015 तक आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई और उसी साल 2015 में पीसीएस में 16वीं रैंक के साथ ज्योति एसडीएम बन गई। वहीं 2020 में ज्योति मौर्य ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और 1 साल बाद यानी 2021 में ज्योति पर मनीष दुबे से संपर्क होने का आरोप लग गया और उसी की वजह से ज्योति मौर्य और आलोक में अब झगड़ा होने लगा, जिसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक से तलाक की मांग की है। अब जिस वजह से आलोक और ज्योति के बीच तलाक की स्थिति बनी, उस किरदार पर एक्शन की तलवार भी लटक रही है। सूत्रों की माने तो होमगार्ड कमांडेंट और ज्योति मौर्य के कथित प्रेमी मनीष दुबे धमकी देने और साजिश रचने वाले केस में जांच में दोषी पाए गए हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ज्योति के कथित प्रेमी पर मुसीबत, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे होंगे निलंबित, आलोक को रास्ते से हटाने की साजिश फेल, ज्योति और मनीष के साथ हो गया खेल। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके कथित प्रेमी मनीष दुबे के मामले की जांच पूरी हो गई है, अब एक्शन की बारी है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि होमगार्ड कमांडेंट के निलंबन की तैयारी है। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे मामले में होमगार्ड विभाग की ओर से कराई गई जांच पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट होमगार्ड मुख्यालय भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। होमगार्ड मुख्यालय जल्द ही इस जांच रिपोर्ट को शासन भेजेगा। सूत्रों के मुताबिक मनीष दुबे पर सस्पेंशन की कार्रवाई हो सकती है। ये तो सभी जानते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के रिश्ते को लेकर आलोक मौर्य ने क्या आरोप लगाए थे, लेकिन शायद आपको ना पता हो कि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने इस मामले की शिकायत भी की थी। इसी शिकायत के बाद डीजी होमगार्ड ने मनीष दुबे के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। मनीष के खिलाफ प्रयागराज डीआईजी संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। जांच में डीआईजी संतोष कुमार ने कमांडेंट मनीष दुबे को दोषी पाया। सूत्रों की माने तो ज्योति के कथित प्रेमी मनीष दुबे निलंबित हो सकते हैं। साथ ही मनीष दुबे पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। जांच के दौरान ज्योति और मनीष के एक ऐसे ऑडियो का भी जिक्र है जिसमें मनीष दुबे ज्योति से ज्योति के पति आलोक को रास्ते से हटाने की बात भी कह रहा है। इस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच भी करवाई जा सकती है। फॉरेंसिक जांच में ऑडियो सही पाया गया, मनीष दुबे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। आपको बता दें कि आलोक मौर्य के मुताबिक जब मनीष दुबे गाजियाबाद में तैनात थे, उसी दौरान उनकी पत्नी पीसीएस ज्योति मौर्य के करीब आए। इस खुलासे के बाद मनीष दुबे का महोबा ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आलोक को इस दौरान कई ऐसे सबूत हाथ लगे जिनसे मनीष और ज्योति के मंसूबों का खुलासा हो गया। आलोक ने अपनी शिकायत में कहा था कि ज्योति और मनीष मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं।
सबूत के तौर पर आलोक ने व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग दी थी। सूत्रों की माने तो कॉल रिकॉर्डिंग में मनीष दुबे ज्योति से आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बात भी कर रहा था। हालांकि जब मनीष दुबे से पूछताछ हुई तो उसने रास्ते से हटाने का मतलब तलाक बताया। वहीं जब चंद दिन पहले मीडिया ने मनीष दुबे से बात करने की कोशिश की तब वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए थे। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, प्लीज, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। हालांकि जब कुछ मीडिया कर्मियों ने ज्योति मौर्य के कथित प्रेमी मनीष दुबे से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं, पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बनना। 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, ज्योति भी हतप्रभ है, पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं के वहीं खत्म होना चाहिए था। एक तरफ मनीष दुबे के खिलाफ जांच पूरी हो गई है तो दूसरी तरफ आलोक ज्योति के तलाक मामले पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। आज कोर्ट में ज्योति मौर्य और आलोक दोनों को पेश होना था, जिसमें आलोक मौर्य तो अदालत पहुंचे लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य अदालत नहीं पहुंच सकी। फिलहाल इस मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।